शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार की उल्टी गिनती लगभग शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि बस मुहूर्त का इंतजार है। माना यह भी जा रहा है कि लिस्ट तैयार है, बस अंतिम मोहर लगना बाकी है। बदली परिस्थितियों को देखते हुए बीजेपी मंत्री चयन में पूरा गुणा भाग कर रही है। इस विस्तार में हर तरफ संतुलन बनाने का ध्यान रखा जा रहा है। सिंधिया खेमे से 8 से 10 मंत्री बन सकते हैं। चर्चा है कि टीम शिवराज में बीजेपी के कुछ नए चेहरे और जिन वरिष्ठ विधायकों को अब तक मौका नहीं मिला, उन्हें शपथ दिलाई जा सकती है। अटकलें ऐसी भी है कि साल 2003 से 2018 तक मंत्री रहे कुछ नेताओं का इस बार पत्ता कट सकता है। उन्हें बीजेपी संगठन, निगम मंडल या फिर दूसरे ओहदे देकर संतुष्ट किया जाएगा। लॉकडाउन के कारण लगातार कैबिनेट विस्तार टल रहा था, लेकिन अब सीएम शिवराज ने इसके साफ संकेत दे दिए हैं। जल्दी जल्दी। सत्ता परिवर्तन के बाद से ही कांग्रेस लगातार शिवराज सरकार पर हमले कर रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी सवाल उठाए। अपना मंत्रिमंडल जैसा एक मुख्यमंत्री बने जो लगभग महीने भर तो एक मंत्री नहीं बना पाए, तब 5 मंत्री बनाए। अब कब करेंगे मंत्रिमंडल का विस्तार? वो जाने। रोज ही हम तो पिछले 15 दिन से सुन रहे हैं होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। अब जब होएगा तब देखा जाएगा क्या होता है। कांग्रेस के आरोप अपनी जगह है, लेकिन कोरोना में सीएम शिवराज जैसे जैसे जीवन पटरी पर लाने की कोशिश में लगे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी अब होगा तब होगा जैसी खबरों पर उन्होंने विराम लगा दिया है। यानी मंत्रिमंडल विस्तार पर सस्पेंस जल्द खत्म हो सकता है। थोड़ी दिक्कत राजभवन परिसर में कोरोना मरीजों के मिलने के बाद नए स्थान को लेकर है, जिस पर विचार चल रहा है। ऐसी खबरें भी हैं कि भोपाल के मिंटो हॉल में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, लेकिन बीजेपी सूत्रों का कहना है कि अब इंतजार की घड़ियां जल्द समाप्त होंगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है मंत्रिमंडल विस्तार और चयन की चुनौती। मंत्रिमंडल का विस्तार जब भी होता है तो अटकलों का बाजार सरगर्म होता है। इच्छुक जो दावेदार या प्रत्याशी हैं उनकी बेचैनी शबाब पर होती है और मीडिया बार बार स्पेकुलेशंस को हवा देता है ये कह के कि 1-2 दिन में हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। 18 से 22 चेहरे हो सकते हैं शामिल, 8 बर्थ खाली हो सकती हैं। ये तमाम चीज़ें और बेचैनी में, जिसको कहते हैं आग में घी डालने का काम करती हैं, ये घी डालने का काम भी करती हैं। मीडिया हाउसेज में फ़ोन आने शुरू हो सकते हैं, भाई साहब हमारे साहब का नाम नहीं है क्या? भाई साहब वो तो बहुत ही, भाई साहब आप तो जानते ही हैं भाई साहब, इसके बाद भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तमाम चीज़ें बताती हैं कि कैबिनेट का कोई भी विस्तार कितना महत्वपूर्ण होता है और ऐसे में जब मुख्यमंत्री के ऊपर कितना प्रेशर होता होगा ये भी आप और हम समझ सकते हैं। लेकिन शिवराज जी की अपनी शैली है, वो इन तमाम चीज़ों के बीच में न कभी अपने पत्ते खोलते हैं और न कभी उनके बारे में ये अनुमान कोई बहुत सहज रूप से लगा लेगा कि वो कितने दिनों के भीतर ये विस्तार करने वाले हैं। उनका पेट बड़ा मजबूत है, सूचनाएं उनके भीतर रहती हैं और उन्हीं के भीतर परिभ्रमण करती रहती हैं, लेकिन वो कहीं बाहर नहीं जाती और यही वजह है कि उनको बड़ा टफ माना जाता है इस मामले में। लेकिन जो बीजेपी के अंदर खाने की खबरें हमें बता रही हैं कि अब जो हिमालय से गंगा है, पीर पर्वत सी हो गई है मंत्रिमंडल विस्तार रूपी और गंगा बहने ही वाली है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि 31 के पहले पहले ये विस्तार हो जाएगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो, क्योंकि राजभवन का जो एंगल है वो भी ध्यान रखने योग्य है। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि क्या संभावित चेहरे हो सकते हैं और क्या चुनौतियां हैं। जाहिर तौर पर चुनौती सबसे बड़ी नए खेमे को लेकर है जो बीजेपी का हिस्सा है। आइए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। सबसे पहले मुलाकात करिए, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक साहब, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता, युवा जरूर हैं लेकिन सीनियर लीडर हैं हरिशंकर खटीक की तरह वो भी युवा बीजेपी नेता हैं। कमलेश्वर पटेल जी भी युवा लेकिन वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक चैतन्य भट्ट जी जबलपुर से हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। भट्ट साहब, किस तरह देखते हैं आप मंत्रिमंडल विस्तार की चुनौती को? और तमाम चेहरे हैं जो चमकती आंखों और उम्मीद भरी निगाहों के साथ शिवराज जी की तरफ या बीजेपी
नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं। सिंधिया खेमे के वो साथी जो अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम चुके हैं, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ शिवराज जी और बीजेपी आला कमान को देख रहे हैं। किस तरह आप देखते हैं इस चुनौती को, और क्या ये चुनौती की वजह से ही ये मामला टलते टलते यहाँ तक पहुँचा है, या कोरोना तो एक बड़ा कारण है ही? किस तरह देखते हैं आप पूरे मामले को? एक संक्षिप्त विश्लेषणात्मक टिप्पणी आपकी। जी नहीं, देखिए शरद जी, ये बात तो बिल्कुल तय है कि बहुत बड़ी चुनौती है शिवराज सिंह जी के सामने कि किसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और किसको छोड़ा जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जो खेमे के लोग हैं उनको तो निश्चित तौर पे आपको मंत्री पद देना पड़ेगा, क्योंकि जिनके दम पे आप सरकार में आए हैं, अगर सत्ता आपकी बीजेपी की आई है तो निश्चित तौर पे उनको तो आपको पुरस्कार पारितोषिक देना ही पड़ेगा। अब बचते हैं भाजपा के लोग। तो बीजेपी में इतने बड़े बड़े लीडर हैं, इतने सीनियर लीडर हैं, 6-6, 7-7 बार से जीते हुए लीडर हैं, उनमें से किनको आप मंत्रिमंडल में शामिल करो, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा ही यक्ष प्रश्न है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये मामला इतने दिनों से लटकता चला जा रहा है। लेकिन अभी जो खबरें आई हैं उसके आधार पे एक बताया जा रहा है कि शिवराज सिंह जी ने, सुहास भगत जी ने और BD शर्मा जी ने पूरी लिस्ट तैयार कर ली है जी। और जिस पे दिल्ली से सिर्फ हस्ताक्षर होने हैं कि इनमें से किसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। दिक्कत क्या है कि आपको महाकौशल को भी संतुष्ट करना है, आपको मालवा को भी करना है, आपको मध्य भारत को भी करना है, आपको विंध्य को भी करना है। इन तमाम जो मध्य प्रदेश के हिस्से हैं उनमें बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, काफ़ी सीनियर लीडर हैं। इसलिए किसको छोड़ा जाए और किसको रखा जाए, ये एक बहुत ऊहापोह की स्थिति है बीजेपी के सामने, क्योंकि जो सिंधिया गुट के लोग आए हैं उसके कारण 10 से 12 लोग बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं वो कहीं ना कहीं कट जाएंगे। ऐसी स्थिति में विद्रोह ना हो, इसको भी ध्यान रखना है। वैसे ये बात तो सही है कि बीजेपी में विद्रोह बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाता है जी, क्योंकि अनुशासित पार्टी है और ऊपर से अगर कोई आदेश आता है तो उसको पार्टी के वर्कर के रूप में मानना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे अभी आपने भी बताया कि राजभवन में कुछ कर्मचारी कोरोना पीड़ित पाए गए हैं, तो वहाँ पे आम और ख़ास का आना जाना मना हो गया है। तो अब एक नए स्थान की खोज की जा रही है, जैसा कि अखबारों में भी आया कि 1 जून को सिंधिया जी आएंगे। तो हो सकता है कि मुझे सिंधिया जी के सामने ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो और लोग शपथ लें। ये भी एंगल है, और एंगल ये भी है भट्ट साहब की सिंधिया जी और उनके समर्थक ये नहीं चाहते हैं कि कहीं ये मैसेज जाए कि सिंधिया जी या उनकी टीम के सदस्य बहुत व्यग्र और बेकरार हैं। तो इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि 1 जून को शायद वो मध्य प्रदेश नहीं आ रहे हैं। बहरहाल इन सारी चीज़ों से खुलासा तब होगा जब चीज़ें निकल कर आएंगी। खटीक साहब, आप खुद मंत्री रहे हैं और मंत्री पद तक पहुंचने की जो यात्रा है उसके पेंचो खम से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जिस अंतर की बात हम बार बार करते हैं वो अंतर यही है कि अब तक कांग्रेस के मंत्रिमंडल विस्तार की बात होती तो हमारे पास कम से कम 5 ऐसे प्रत्याशियों की बाइट होती जो खम ठोक कर ये कहते हैं कि योग्य तो हम भी हैं। अब ये अलग बात है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हमारी योग्यता को देखते हुए तवज्जो हमारी तरफ भी होगी। आपके यहाँ मुस्कुराते हुए कह दिया जाता है, दिल के अरमा जो हैं वो ज़ुबान पर नहीं आते हैं कभी, और कह दिया जाता है अनुशासित सिपाही हैं, जो निर्णय होगा। मंत्री पद की कोई लालसा नहीं है, न कोई इच्छा है। निष्काम योगी की भांति गीता के कर्म को आत्मसात करके हम तो निरंतर बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं पथ पर। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जी, और भारतीय जनता पार्टी परिवार में अब माननीय सिंधिया जी भी परिवार में शामिल हो गए हैं और उनके साथी लोग भी हम लोगों के पार्टी में आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में। तो अब हम उन सबका स्वागत करते हैं कि वो हमारी पार्टी परिवार में आए हैं। मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत अधिकार होता है कि किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है, किसको बनाएं या किसको नहीं बनाएं, ये उनका व्यक्तिगत अधिकार होता है। वैसे आप सब जानते हो कि अभी लगभग जब से 23 मार्च को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने शपथ ली थी, उसके बाद उसी दिन से रात्रि 9 बजे के बाद 9 बजे शपथ हुई, 10 बजे रात से मंत्रालय में जाके कैबिनेट की उन्होंने स्वयं बैठक ली, पूरे अधिकारी कर्मचारियों की, पूरे अधिकारियों के मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की बैठक ली थी। उन्होंने कहा था ये कोरोना जैसी जटिल समस्या हमें जो एक विरासत के रूप में कांग्रेस ने दी है, क्योंकि कांग्रेस ने अगर कंट्रोल किया होता तो ये कोरोना समस्या नहीं आती मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन कांग्रेस के कारण जो मध्य प्रदेश में कोरोना की समस्या पैदा हुई, कोरोना बीमारी हमारे यहाँ पर आई, उससे कैसे लड़ना है, कैसे उससे जूझना है और कैसे अपने मध्य प्रदेश की धरती से और देश की धरती से उसको दूर खदेड़ कर भगाना है। लगातार 23 मार्च से हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं
और उनका जो मंत्रिमंडल है वो भी जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहा है कि हमें कोरोना बीमारी को खदेड़ के भगाना है। हम तो शुक्रगुजार हैं कि भारतीय जनता पार्टी को समय पर सरकार मिली और हमारे देश के महामहिम प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, अमित शाह जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बनाया। उसी दिन से वो लगे, नहीं तो आज मध्यप्रदेश में कोरोना की स्थिति इतनी खराब होती है कि गाँव मोहल्ले और गलियों में निकलना दूभर हो जाता। आज औसत अगर अपन लगाते हैं कोरोना बीमारी से जो जूझ रहे हैं उनको हर प्रकार से उनका उपचार करने की व्यवस्था की जा रही है, पीपीटी किट बनाने की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य कर्मचारी भी दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, पुलिस विभाग के कर्मचारी भी मेहनत कर रहे हैं, राजस्व विभाग के कर्मचारी मेहनत कर रहे हैं। जो इस तरीके से मेहनत पूरे अधिकारी कर्मचारियों कैसे हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उनसे करा रहे हैं। तो हम आप सबको जानते हैं कि पहली जैसी स्थिति अगर उस समय अगर ये कोरोना मंत्री पद के लिए भी तो मेहनत हो रही है, सब प्रत्याशियों की थोड़ी तवज्जो उसकी तरफ भी खटीक साहब होनी चाहिए आपकी, उसकी तरफ भी तो ध्यान दीजिए थोड़ा। ये मंत्री पद के लिए नहीं जी जी हम आपको बताना चाहते हैं कि देखो मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परिवार भी बहुत बड़ा परिवार है। यहाँ पे कार्यकर्ता के रूप में चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, सब कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। मध्यप्रदेश का विकास हो, मध्यप्रदेश में विकास हो, जो पात्र व्यक्ति हो उनको शासन की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। और हम लोग सब चाहते हैं कि मंत्रिमंडल का जो गठन है हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे और जल्दी से जल्दी करेंगे। उनका ये व्यक्तिगत अधिकार है, उनका नैतिक अधिकार है, जिम्मेवारी है। पार्टी संगठन का भी अधिकार है, पार्टी संगठन का जो आदेश होगा उसके आधार पर हमारे मुख्यमंत्री जी भी करेंगे और मुख्यमंत्री जी का जो आदेश होगा वो हम लोगों के लिए सम्मान होगा। हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी दिन रात परिश्रम करते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस चीज से जूझ रहे हैं वो कि हम कैसे मध्यप्रदेश में इस कोरोना बीमारी को खदेड़ करके भगाएं। बिल्कुल खटीक साहब, परिश्रम आपका भी कम नहीं है और आपने जिस तरह से बीजेपी के एक निष्ठावान सिपाही की तरह, सुनील गावस्कर की तरह बिल्कुल एकदम क्लासिक जवाब दिया है, जैसे सुनील गावस्कर या सचिन तेंदुलकर का सिली पॉइंट पे या फिर कवर ड्राइव जो उनका होता था बिल्कुल एकदम ज़मीन से लगा हुआ जाता था, बिल्कुल वैसा ही जवाब आपका, एकदम सधा हुआ संतुलित, बीजेपी की रीति नीति में उसकी चाशनी में डूबा हुआ उत्तर है बिल्कुल। और बीजेपी का कार्यकर्ता इसी मामले में अनुशासन रूपी कवच को सीने पे धारण करके आगे बढ़ता रहता है। कमलेश जी भी कमलेश्वर जी बहुत मुस्कुराते हुए आपकी सारी बातें सुन रहे हैं और बड़े ही शांत, संयमित और बिना किसी विचलन के अपनी राय रखने वाले नेता हैं। कमलेश्वर जी, विषय कांग्रेस का नहीं है लेकिन रुचि आपकी बहुत है। आपके मुखिया कमलनाथ जी भी कह चुके 15 दिन से सुन रहे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, आगे हो जाएगा तो देखते हैं फिर। जी क्या कहेंगे? जी देखिए, जब सौदेबाजी करके कोई सरकार का गठन होता है तो जब ऐसी परिस्थिति पैदा होना स्वाभाविक है। अब इसमें चाहे हम कोरोना का बहाना लगाएं, चाहे संतुलन बनाने का बहाना लगाएं, पर ये हमारे प्रदेश के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आज हमारा प्रदेश और पूरा देश वैश्विक महामारी से परेशान है। और जब वैश्विक महामारी का आगाह हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी 12 फरवरी को केंद्र सरकार को कर दिया था, सलाह दिया था, पार्लियामेंट में भी इस विषय को संज्ञान में दिया था और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी, और विधानसभा सत्र भी स्थगित इसलिए हुआ था कोरोना का विषय का उल्लेख करते हुए। तो मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका अगर आपने बयान सुना होगा, उन्होंने बयान दिया था कि ये कोरोना कमलनाथ भगवान हो गए क्या, सुना आपको अगर ध्यान हो जी। तो उन्होंने इसी तरह का बयान दिया था कि कमलनाथ भगवान हो गए क्या, कोरोना डरोना बना लिया है कुछ नहीं है। तो इस तरह का इनकी विचारधारा, कभी बोलेंगे कोरोना तो सर्दी खांसी है, इससे कुछ नहीं होता है। तो ये लोग खुद जो है बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। अभी हम सुन रहे थे खटीक जी की बातें, खटीक जी बड़ा विश्लेषण कर रहे थे कि मजदूरों के साथ और पूरे मध्य प्रदेश में तन्मयता से बड़ा परिश्रम कर रहे हैं, भाषण दे रहे, डेली मीडिया में आ जाते हैं, इनकी बयानबाजी हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी की। और 1 महीने में तो खुद अकेले चलाया मंत्रिमंडल, खुद अकेले पूरे प्रदेश का मंत्रिमंडल संचालित करते रहे। हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है, इतिहास कायम कर दिया। और 1 महीने बाद 5 मंत्री बनाए और 2 महीने बीत चुके हैं, 2 महीने में इनका मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ, बाकी सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। और मंत्रिमंडल गठन के नाम पे कोरोना का डर बता देते हैं। अब गवर्नर हाउस में कोरोना फैल गया है। अरे हमारे भोपाल में बहुत सारे जो है आपका मिंटो हॉल है, मध्य प्रदेश विधानसभा में भी एक सभा कक्ष है, बहुत सारे ऐसे बल्लभ भवन में भी है
कहीं भी कर सकते हैं, सीएम हाउस में हैं। तो अगर करने की इच्छा हो, सच बात तो ये है कि मंत्रिमंडल का ये जिस दिन गठन करेंगे उसके बाद ही इनके अगला भविष्य तय हो जाएगा, क्योंकि जिनको ये लेके आए हैं, जब खरीद फरोख्त की सरकार बनती है तो इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। कमलेश्वर जी बड़े बड़े अनुभव से कह रहे हैं क्या आप ये बात? आपके यहाँ भी जब कैबिनेट का गठन हुआ था उसके साथ ही क्या भविष्य तय होता है? जी जी देखिए, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह चुने हुए जनप्रतिनिधि, उस विधानसभा क्षेत्र की जनता जहां से ये 22 विधायक जीत के आए थे, वो कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिला था, कोई इनको जनादेश नहीं मिला था। और जनता ने इसलिए चुना था क्योंकि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नकारा था और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई, कांग्रेस पार्टी के विधायक चुना और चुना था कि 5 साल हमारे क्षेत्र के में विकास का काम करेंगे, हमारी सेवा करेंगे, हमारे सुख दुख में खड़े मिलेंगे। उनको ये थोड़ी मालूम था कि ये जो विधायक साथी हैं ये चुनने के बाद हमारा सौदा कर देंगे, हमारे मतों को बेच देंगे। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। और ये जो मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई है, ये हम कह सकते हैं कि अच्छी राजनीति की शुरुआत नहीं हुई है। खटीक साहब को जोड़ना चाह रहे हैं। जिस दिन उपचुनाव होगा वहां की जनता इनको, वहां के मतदाता जवाब देंगे, वहां के मतदाता जवाब देंगे। हमने उनकी पूरी बात सुनी, हमारी पूरी बात सुन ले, हमने पूरा सुना है कि बहुत परिश्रम कर रहे हैं और इतना बढ़िया वक्तव्य दिया है। मुझे लगता है इनको तो मंत्री बनाना ही चाहिए। वो बड़ी उदारता से सहमति जता रहे हैं, आप बोले। हम भी सिफारिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भाटगारी, बहुत बढ़िया प्रशंसा की है शिवराज सिंह चौहान जी की। पर दुर्भाग्य तो ये है कि इनका नंबर नहीं लगेगा, क्योंकि जो आयात करके लाए हैं उनको नहीं बनाएंगे तो क्या होगा भाई? वादा किया है, एग्रीमेंट हुआ है, लिखा पढ़ी हुआ है, लेन देन हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह के समझौते होते हैं तो नैतिकता की बात कर रहे थे, ये कौन से नैतिकता की बात कर रहे हैं? ये कोई नैतिकता बची है? कमलेश्वर जी सुन लेते हैं, संविधान को मानते हैं। खटीक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। समय कम है, आपने अपनी बात कह दी, आपने संवेदना भी व्यक्त कर दी। हमारी थोड़ी सी बात, हमारी भी थोड़ी सी हो जाए उनकी बात। मैं आता हूं आपकी तरफ, मैं आता हूं। थोड़ी सी बात सुन ले। हमारी मध्य प्रदेश की 15 महीने की सरकार। जी खटीक साहब बोल दें जल्दी, फिर मैं कमलेश्वर जी की रिएक्शन दूंगा। बोले खटीक साहब जी, आगे बोल सकते हैं क्या? जी खटीक साहब बोले। हमारे 15 महीने हमारी 15 महीने की सरकार और इनकी 15 शिवराज सिंह चौहान बने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मतपेश में नहीं होती तो मतपेश की स्थिति बहुत जबरदस्त तरीके से खराब हो जाती। रही बात जो आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त का काम किया, अरे कांग्रेस के जो मंत्री थे, आपके साथी भाई स्वयं वो रोते हुए फिरे कि माननीय उनके तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी वो सुनते नहीं है। कांग्रेस के विधायक रोते हुए फिरे कि वो हमारी सुनते नहीं है। स्वयं वो अपने कर्म, हम लोग बोलते थे कि कांग्रेस की सरकार अपने कर्मों के आधार पर गिर जाएगी। कांग्रेस की सरकार अपने कर्मों के आधार पर गिरी है। भारतीय जनता पार्टी पटेल साहब आपकी बात होगी। कांग्रेस की सरकार अपने आप में गिरी है और कांग्रेस की सरकार अपने कर्मों के आधार पर गिरी है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल नहीं है। ये अलग हटने के बाद उन्होंने कहा कहां पे अब पहुंचे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के पास आए कि हमें अपनी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होना है। 22 सदस्य हमारे यहाँ पे आए, हम परिवार में उनका स्वागत करते हैं। चलिए ये सब अतीत की बातें हैं, उनका हृदय खुला रहता है, हमेशा वो सबका सम्मान करते हैं। गरीब वर्ग के बीच में वो रहते हैं और हर प्रकार से सबका सम्मान करते हैं। तो हमारा ये कहना है खटीक साहब आपके चांस की भी बात कर रहे थे वो कुछ कमलेश्वर जी आपकी तरफ भी इशारा कर रहे थे जी अभी और जी हाँ, हमारे लिए बोल रहे थे। अब तो एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत छोटे अगर आप मौका दें, हमारा जन्म हुआ, गरीब परिवार में हमारा जन्म हुआ। मतपेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का व्यक्तिगत अधिकार चलिए जल्दी से कमलेश्वर पटेल जी को सुनकर फिर मैं चैतन्य भट्ट साहब की तरफ चलता हूँ। जी कमलेश्वर जी, मैं आऊंगा खटीक साहब, वक्त रहा तो लौटूंगा आपकी तरफ। जी कमलेश्वर जी बहुत संक्षेप में 30-40 सेकंड में अपनी बात कहिए कमलेश्वर पटेल साहब। आपका मन भी अपने आप में हिड़ेगा, जी खुद अपने आप बोलोगे। जी शरद जी, इनको हमारे 15 महीने का कार्य दिखाई नहीं देता है। 15 महीने में हमारी सरकार ने कर्ज माफी किया,
22 लाख किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया। विषम परिस्थिति में आर्थिक मंदी होने के बाद भी जिस तरह की सरकार छोड़ के गए थे, उसके बाद हमारी इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू किया। इंदिरा गृह ज्योति योजना से बिजली का बिल कम किया। आज बिजली का बिल तटस्थ प्रेक्षक की तरफ चलता हूँ, तटस्थ प्रेक्षक की तरफ चलता हूँ। आप दोनों मित्र जो हैं वो राजनीति के माध्यम से, और हम जाएंगे 15 महीने की सरकार, 15 महीने की सरकार और 15 साल की सरकार, इसकी तुलना करते हुए हम लोग चुनाव में जाएंगे। चलिए चैतन्य भट्ट साहब, चैतन्य भट्ट साहब, ये सरगर्मी बता रही है कि मंत्रिमंडल का गठन जल्दी होने वाला है। दोनों राजनीतिक मित्रों का मिजाज बता रहा है कि बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि खटीक साहब का ये चैंपियन नुमा प्रदर्शन जो है इसको जरूर मुख्यमंत्री देख रहे होंगे। ऐसा प्रत्याशित भाव लेकर मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि वो जो एनर्जी है उनके भीतर की वो साफ तौर पर बता रही है। आप क्या कहेंगे भट्ट साहब, क्या कहेंगे आप, क्या बड़ी चुनौतियां आप देखते हैं इस विस्तार के साथ, और सिंधिया खेमे को साथ लेकर चलने के प्रयास में क्या आपको लगता है कि बीजेपी के कुछ बड़े चेहरों पर संकट भी मंडरा रहा है? जी भट्ट साहब, वो पूरी तरह से चैतन्य भट्ट साहब, पूरी तरह से कसूरवार है। जी चैतन्य भट्ट साहब। जी निश्चित तौर पे आप ये मान के चलिए कि बहुत से जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनको कहीं ना कहीं बलिदान देना पड़ेगा, और ये बलिदान इसलिए भी देना पड़ेगा क्योंकि आपकी सत्ता जिन लोगों के माध्यम से आई है, अगर सिंधिया और उनका जो खेमा है, अगर वो बीजेपी कमलनाथ सरकार को नहीं पलटाता तो आप निश्चित तौर पर विपक्ष में बैठते। तो जो लोग सत्ता में लाए हैं उनको तो आपको पारितोषिक देना ही पड़ेगा। अब उसके लिए आपको अपने लोगों का कहीं ना कहीं त्याग देना पड़ेगा, और फिर उन लोगों को ये भी समझना होगा कि अगर मान लीजिए वो मंत्री रहे हैं या 4-4, 5-5 बार के विधायक रहे हैं, तो वो उनको पार्टी नहीं दिया है। अगर पार्टी उनको टिकट नहीं देती तो वो कैसे विधायक बनते या कैसे मंत्री बनते? तो अगर दूसरे लोगों को जो खेमा है, जो आपको सत्ता में लाया, उसको अगर आप स्थान देते हैं तो मुझे लगता है कि बीजेपी में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा विद्रोह की स्थिति बनेगी नहीं। कांग्रेस जरूर इस बात का बार बार आरोप लगाती है कि खरीद फरोख्त हुई है 35 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, तो लेकिन आज तक कांग्रेस ने कोई इसका सबूत नहीं दिया है। 35 करोड़ रुपया कोई ऐसा नहीं कि आदमी जेब में रख लेगा, कहीं ना कहीं तो वो पैसा आया होगा, तो उसका कहीं ना कहीं तो कोई सबूत आपके पास होना चाहिए, तब आप आरोप लगाओ। खरीद फरोख्त की अगर बात है, अगर लोग खरीद फरोख्त में बिक रहे हैं लोग, तो आप भी उनको खरीद लो, कौन सी बड़ी बात है? अगर वो बीजेपी ने खरीद लिया है तो आप भी खरीद सकते हो। और बार बार ये मंत्रिमंडल की जो बात कांग्रेस करती है उसके पीछे उसका सोच ये है कि अगर नहीं, देखिए राजनीति में मैं समझता हूं कि पार्टी बदलना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये सब चलता रहता है, सरकारें बदल जाती हैं, पार्टी बदल जाती है, पटेल जी और बड़ी चीज नहीं है। साहब बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस गर्मा गर्म बहस के लिए। बहुत दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है मध्य प्रदेश की राजनीति, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी तरह का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड किस्म का एक पॉलिटिकल घटनाक्रम है ये। जब करीब 1.5 साल चली एक सरकार गिरती है, गिराई जाती है, और उसकी जगह दूसरी पार्टी, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 ही दल हैं, कांग्रेस की सरकार गिरती है, बीजेपी सत्ता में आती है, और बहुत दिलचस्प समीकरणों के साथ वो आगे बढ़ती है। बीजेपी की चुनौती ये है कि वो ये जानती है कि बहुत चुनौतीपूर्ण समय में, कोरोना काल में ये सरकार उसने बनाई है, और इस समय खजाना खाली है, बेरोजगारी, नौकरी, आर्थिक मंदी मुहाने पर सर के पास खड़े हुए हैं, और इसी के साथ 22 लोगों का एक भारी भरकम समूह बीजेपी परिवार का हिस्सा हो गया जो कांग्रेस से आया है। इन सब समीकरणों को साधते हुए 2022 और 23 की तैयारी भी करनी है, अगले के चुनाव की यानी, और अगले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है तो सारी गुटबाजी, सारे मतभेदों को, इन सब को दूर करना होगा। इसलिए ये मंत्रिमंडल विस्तार और आने वाले बाय इलेक्शंस बीजेपी के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी है जो लंबी पारी खेलने के लिए सत्ता में अपने को तैयार कर चुकी है, और मध्य प्रदेश में 15 साल के बाद फिर एक टेन्योर लेने के लिए वो खड़ी हो चुकी है। तो ये बहुत देखना दिलचस्प होगा, और कांग्रेस की चुनौती ये है कि क्या फिर वो 2018 के प्रदर्शन को इन उपचुनाव में दोहरा पाएगी, ये उसका चैलेंज है। बहुत दिलचस्प लड़ाई है राजनीतिक मध्य प्रदेश की, देखते रहिए। नमस्कार।